आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डोबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब आ जाते हैं पेज नंबर 17 पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अपना एक त्रिक नियम बनाया, उसी तरह से उनके गुणधर्मों का अध्ययन करके जो कमियां थी दूर करने का प्रयास किया न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम बनाया उसमें भी कमियां पाई गई और उन कमियों को दूर करने का प्रयास मेंडलीव ने किया। तो रशियन वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने 1869 से 72 के काल में एक अपनी आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव की इस आवर्त सारणी को तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया। मेंडलीव ने यह माना कि किसी तत्व का मूल गुणधर्म उसका परमाणु द्रव्यमान है। इसके आधार पर उन्होंने उस समय तक ज्ञात जितने भी तत्व थे, यानी मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे, उन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो व्यवस्थित करके जो है उन्होंने एक अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिस पर उन्होंने ध्यान दिया कि उनके भौतिक गुणधर्मों और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर भी विचार किया। तो अब आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की संरचना या कंस्ट्रक्शन किस आधार पर उन्होंने बनाया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाते समय पहला एक काम ये किया कि उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में, जैसा कि न्यूलैंड ने भी किया था, ठीक वैसा इन्होंने भी किया कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को इन्होंने परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती क्रम में रखा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ बुक में भी आप देख सकते हैं अपने, तत्वों को आवर्त सारणी की रचना करते समय मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड यौगिकों के अणुसूत्र तथा रासायनिक गुणधर्म पर विचार किया। इन्होंने क्या किया कि तत्वों के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ यौगिक बन रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बना वो ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बना वो हाइड्राइड हो गया, इन यौगिकों के अणुसूत्र और उनके रासायनिक गुणधर्म पर विचार किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि इन हाइड्राइड और ऑक्साइड यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व जैसे भौतिक गुणधर्मों पर भी विचार किया। बाद में मेंडलीव के ध्यान में यह आया कि निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा न्यूलैंड में कि 8वें स्थान पर आने पर फिर से तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है, 7 के बाद जब 8वां आता है तो वापस पुनरावृत्ति चालू है। उसी तरह से इन्होंने देखा कि एक निश्चित समयांतराल के बाद भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी आधार पर जो है उन्होंने अपना एक आवर्त नियम बनाया। उनका आवर्त नियम क्या था, यहाँ पे दिया है मोटे अक्षरों में, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन आवर्त वाइज, जैसे उनकी ये सारणी है तो जब वो आवर्त वाइज जाएंगे, समझो यहाँ से गए पहले आवर्त में, जैसे ही दूसरे आवर्त में आएंगे तो उस
तत्व की जो है गुणधर्म की पुनरावृत्ति होती जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन है। तो जैसे यहाँ से रिटर्न आएंगे वापस लिथियम के नीचे आएंगे सोडियम, तो उन दोनों के गुणधर्मों में समानता है। बेरिलियम मैग्नीशियम के गुणधर्मों में समानता है। और नीचे आएंगे उस ग्रुप में, जैसे ऊपर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब के जो है गुणधर्मों में समानता पाई गई। तो उनके आधार पर यानी उनका आवर्त नियम क्या बन गया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। तो इस तरह से पहला इनका जो प्रश्न बनता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का कि उन्होंने रचना कैसे की, मेंडलीव की आवर्त सारणी की संरचना किस प्रकार की। तो एक बार फिर से उनको देख लीजिए, रचना के बारे में क्या उन्होंने किया, कैसा किया। पहला प्रश्न इसमें बनता है मेंडलीव के आवर्त सारणी की संरचना या रूपरेखा स्पष्ट करो। तो मेंडलीव ने क्या क्या किया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है। दूसरा, तत्वों की आवर्त सारणी की रचना करते समय मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ बने हुए हाइड्राइड और ऑक्साइड यौगिकों के अणुसूत्र और रासायनिक गुणधर्म पर विचार किया। ठीक है। आगे उन्होंने तीसरा इसमें पॉइंट बना सकते हैं कि मेंडलीव ने हाइड्राइड अथवा ऑक्साइड यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व जैसे भौतिक गुणधर्मों पर भी विचार किया। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी के एक निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद और क्या उनकी आवर्त सारणी का था रेखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उनको उन्होंने समूह नाम दिया और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट जो है उनकी संरचना की प्रमुख बातें हैं वो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। और वैसे तो और भी थी कुछ बातें, लेकिन परंतु आपकी बुक में नहीं दिया है। जैसे मेंडलीव ने प्रत्येक जो है समूह को 2 उप समूहों ए और बी में बांट दिया था और प्रत्येक उप समूह में रखे गए तत्वों के गुणधर्म समान थे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की संरचना किस प्रकार बनाई। पहला, उन्होंने ध्यान दिया तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा। दूसरा कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले जो यौगिक हैं ऑक्साइड और हाइड्राइड, उनके अणुसूत्र और रासायनिक गुणधर्म पर विचार किया। साथ ही साथ जो है हाइड्राइड और ऑक्साइड इन यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व जैसे भौतिक गुणधर्मों पर भी विचार किया। बाद में उन्होंने देखा, यानी मेंडलीव के अनुसार एक निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ये 4-5 पॉइंट इजली बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए उन्होंने अपनी सारणी में एक फार्मूला टाइप का दिया है। फार्मूला जैसे दिया यहाँ पर, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फार्मूला बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम समूह में, इसको समूह कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, आवर्त। तो यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे समूह में हाइड्रोजन से जो है रिएक्शन में डैश दिया है। कहने का मतलब हाइड्रोजन इन समूह के तत्वों से क्रिया नहीं करता। और उसी तरह से आगे दिया हुआ है। और ऑक्सीजन का सब में दिया है, यहाँ से फार्मूला एक लिखा है। उस फार्मूले के आधार पर यौगिक बनते हैं। ये कौन से यौगिक हैं, हाइड्राइड यौगिक हैं, और ये वाले कौन से हैं, ऑक्साइड यौगिक हैं। तो इनका इस फार्मूले के आधार पर जो है बना सकते हो। एक्चुअल में इन्होंने स्क्वायर करके लिखा है, जबकि उसको लिखने की जो है प्रचलित पद्धति ऐसा है। जैसे उन्होंने दिया यहाँ पर R² वो लिखा है, या फिर दूसरा ले लोगे तो RO, फिर क्या लिखा है इन्होंने, RO स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी प्रचलित पद्धति जो है ये ऐसा है, R2O, ये तो RO में परमाणु है नहीं,
यहाँ पर जो है RO2, यानी ये 2 जो लिखा है 2, 3 जो भी संख्या लिख रहे हैं ये परमाणुओं की संख्या दर्शाता है, वो नीचे साइड होता है, जबकि उन्होंने सूत्र में इस टाइप से लिखा है, जबकि प्रचलित पद्धति जो है ये है। इसके आधार पर कोई बना सकते हैं। देखिए जैसे हम लिथियम के साथ दिखाते हैं ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो जाएगा Li, फार्मूले के अनुसार कितना है ये R2O पहले ग्रुप के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Li2O लिथियम ऑक्साइड। अगर सोडियम के साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। अगर दूसरे में आते हैं तो उसका फार्मूला दूसरे ग्रुप के लिए क्या है RO है, तो इसका अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा BO बेरिलियम ऑक्साइड। Mg के साथ बनाते हैं तो हो जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम के साथ ही है। और दूसरा अगर देखते हैं जैसे एल्युमिनियम के लिए जैसे फार्मूला इस टाइप का दिया है, तीसरे ग्रुप के लिए R2O3। अब इसमें कौन कौन सा है, जैसे ये बोरान है या एल्युमिनियम है, तो बोरान के लिए क्या हो जाएगा ये B2O3, एल्युमिनियम का Al2O3, इसका अणुसूत्र ऐसा बन जाएगा, ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं। चौथे ग्रुप में अगर आएंगे तो चौथे ग्रुप में देखिए यहाँ पे दिया है कार्बन, तो चौथे ग्रुप का फार्मूला क्या उन्होंने दिया RO2, तो RO2 के अनुसार ये क्या हो जाएगा CO2, ठीक है। अगर सिलिकॉन से देखेंगे तो SiO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इस तरह से। और अगर इधर इसका देखिए हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो R किसके लिए हम ले रहे हैं कार्बन को, तो R की जगह हो गया कार्बन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होगा 4, तो ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है। इसी तरह से सिलिकॉन का भी बना सकते हैं RH3। यहाँ पे जो फार्मूला दिया है उसको ध्यान से दीजिए कि ऑक्सीजन संयोजकता आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 3 से 1 तक घटती है और अंत में क्या हो जाती है 0, उसी आधार पे वो दिया है। और ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 8 तक बढ़ती रहती है, उस आधार पे ऐसा उन्होंने बनाया है। इसको डिटेल में अभी आगे समझेंगे, क्योंकि कुछ उन्होंने प्रश्न पीछे पूछा है, तो जब उसको बताते समय फिर से इसको हम दोहराते हैं, इस पर वापस आते हैं। तो ये फार्मूले के आधार पर ही उन्होंने अपनी आवर्त सारणी जो है बनाई, जिस पर हाइड्राइड और ऑक्साइड यौगिकों पर विचार किया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे, देखिए दिया, थोड़ा सोचिए कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अनेक स्थान रिक्त किए थे, उनके स्थान के परमाणु द्रव्यमान दर्शाए हैं, दर्शाए गए 3 परमाणु द्रव्यमान समूह आवर्त सहित बताइए। तो ये देखिए इनका आवर्त सारणी है, इधर आकर के अपने हिसाब से देख करके लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने खाली छोड़ा है। देखिए यहाँ पे खाली छोड़ा है, यहाँ खाली छोड़ा है, यहाँ, तो इसका समूह कौन सा है और आवर्त कौन सा है वो आपको लिख देना है, कौन से समूह में है कौन से आवर्त में है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है इसमें कि कुछ तत्वों के नाम अनिश्चित होने के कारण उनके संकेतों के पहले प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं, ऐसा संकेत बताइए। तो आवर्त सारणी में देखिए बाईं तरफ दिया हुआ है, इसको खोजेंगे तो आज इजीली मिल जाएगा। कहाँ तक देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसका संकेत क्या हो गया YT। यहाँ क्वेश्चन नंबर मार्क दिखाया है तो यहाँ हो गया DI। इसी तरह से उसके नीचे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसा ढूंढेंगे तो जितने जितने क्वेश्चन मार्क है यहाँ है, सारे क्वेश्चन मार्क वाले जो है संकेत लिख के आपको बता देना है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, उनकी विशेषता क्या थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता, उससे 2 चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की संरचना किस प्रकार हुई, दूसरा मेंडलीव का आवर्त नियम भी हम लोगों ने देख लिया। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, यहाँ पर पीछे बुक में हमने दिखाया, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, फिर से एक बार देख लीजिए। मेंडलीव का आवर्ती नियम, मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या होता है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन हैं। अब आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, जिसको गुणधर्म कहिए या मेरिट्स कहिए। अब उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव के समय जो भी जितने भी तत्व थे उनका उन्होंने सफलतापूर्वक जो है विस्थापित कर दिया सभी को। अब पहला देखिए उन्होंने क्या, उनकी खास विशेषता ये है कि आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, यानी योग्य स्थान देने के लिए
कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांचकर दुरुस्त किए। मेंडलीव के समय क्या किया गया, उन्होंने क्या किया कि उनको सही सही योग्य स्थान आवर्त सारणी में मिले, इसके लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो थे उनकी पुनः जांच करके उनको दुरुस्त किया। उदाहरण के तौर पर जैसे बेरिलियम का पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान 14.09 था, बाद में वो बदल करके कितना हो गया 9.4। तो बेरिलियम को बोरान से पहले स्थान दिया गया। पहले क्या था, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 14.09 था और बाद में उसको बदल करके जो है बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9.4 कर दिया गया। इसलिए बेरिलियम का स्थान जो है बोरान से पहले हो गया। ठीक है, नहीं तो बोरान का जो है परमाणु द्रव्यमान कम था, बेरिलियम का ज़्यादा था। बोरान का कितना था 11 और बेरिलियम क्या कितना था 14.9। तो पहले बोरान आता था, बाद में बेरिलियम। लेकिन जब उनका परमाणु द्रव्यमान सुधारा गया तब ये जो है बेरिलियम पहले आ गया और बोरान जो है बाद में हो गया। कहने का मतलब कि सुस्पष्ट स्थान देने के लिए, योग्य स्थान देने के लिए उन्होंने तत्वों के द्रव्यमानों की पुनः जांच की और जांच में सुधार करने के बाद उनका जो है फिर से क्रम निश्चित किया। जैसे उदाहरण के तौर पर बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 14.09 होकर उन्होंने बदलकर कितना किया 9.4। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं। उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या किया, मेंडलीव ने उस समय तक न खोजे गए तत्व, मेंडलीव के समय में जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े थे। ठीक है, और उनके नाम नज़दीक के तत्वों के आधार पर, उनके आसपास में जो तत्व थे, अभी जो पीछे ये थोड़ा सोचिए वाले क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा रिक्त स्थान, तो हमने वहाँ पे दिखाया कौन कौन सा है। एक 44, 68 और 72 रिक्त नाम नहीं दिया था, लेकिन उनका नाम उन्होंने बगल बगल वाले जो तत्व थे नज़दीक के आधार पर उनका नाम ऐसा रखा था। उन्होंने एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन ऐसा नाम दे दिया था और उनके परमाणु द्रव्यमान निश्चित कर दिए थे। 44, 68 और 72 होंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही आवर्त सारणी में दर्शा दिया। बाएं पेज पे आवर्त सारणी वहाँ देख सकते हैं, जैसा ये प्रश्न का उत्तर बताते समय हमने बताया, पीछे है वो। इतना ही नहीं, उनके गुणधर्मों की प्रागुक्ति भी की, भविष्यवाणी भी की कि ये जो आने वाले तत्व हैं इनका जो है क्या गुणधर्म होगा, प्रागुक्त भी की, भविष्यवाणी की। और बाद में जब वो खोजे गए तो उनके नाम क्रमशः, जैसे एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रखा था, तो एका बोरान की जगह क्या आ गया, स्कैंडियम। ठीक है, एका बोरान की जगह इस दिख रहा है, एका बोरान की जगह जो है स्कैंडियम हो गया, फिर एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम हो गया और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम हो गया। ये नाम मिला और साथ ही साथ उनके गुणधर्मों की प्रागुक्त भी सही पा गई। जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो उनकी भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। यानी मेंडलीव के जो दूसरी उनकी विशेषता है वो क्या है कि मेंडलीव के समय न खोजे गए तत्वों के लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 3 स्थान अज्ञात रिक्त छोड़े थे और अज्ञात तत्व के नज़दीक के अज्ञात तत्वों के आधार पर उन्होंने उनका नाम एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रखा था और उनके द्रव्यमान क्रमशः 44, 68 और 72 होगा, ऐसा उन्होंने दर्शाया था। बाद में उन्होंने आने वाले तत्वों को, जो रिक्त स्थान वाले तत्व थे, उनके गुणधर्मों की प्रागुक्ति भी की थी और बाद में खोज के पश्चात उनके नाम क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखे गए। साथ ही साथ मेंडलीव द्वारा की गई प्रागुक्ति भी सही पाई गई। जो उन्होंने गुणधर्मों की, तत्वों के गुणधर्मों की प्रागुक्ति की थी वो भी सही पाई गई। तो ये इनका जो है दूसरा पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट इजली लिख सकते हैं और समझ के करेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। अब इनके गुणधर्मों की प्रागुक्ति के बारे में नीचे एक सारणी बनाई है, चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसलिए ये सारणी क्या उन्होंने दी है, जैसे परमाणु द्रव्यमान, पहले जब उन्होंने उसका नाम एका एल्युमिनियम रखा था, परमाणु द्रव्यमान उस समय उनके समय कितना था 68। बाद में जब गैलियम आया तो प्रत्यक्ष परमाणु द्रव्यमान उसका निकाला गया तो 69.7, जो कि लगभग बराबर है। घनत्व के बारे में उन्होंने बताया था 5.9
खोज के पश्चात उसका नाम हुआ 5.94, लगभग समान है। द्रवणांक उन्होंने कम बताया था, इसका द्रवणांक आया 30.2 डिग्री, यानी ये भी काफ़ी समान है। उन्होंने कम बताया था, ये कम है ही। और इसका क्लोराइड का सूत्र उन्होंने बताया था, फार्मूले ई की जगह, मतलब एका बोरान की जगह उन्होंने ई लिया था, Cl3, तो यहाँ पर आ गया GaCl3, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ई की जगह सीधे क्या आ गया, Ga आ गया, अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑक्साइड के सूत्र को उन्होंने दिया था E2O3, और यहाँ पर क्या हो गया, Ga2O3। कहने का मतलब ई की जगह सीधे जो है Ga2 आ गया। उन्होंने ऑक्साइड का स्वरूप बताया था, उभयधर्मी है, वो उभयधर्मी था। यानी जितने उन्होंने जो है प्रागुक्ति थी गुणधर्मों की, सभी प्रागुक्ति जो है सही पाए गए। अब आते हैं अगले पॉइंट में। उन्होंने तीसरा जो है दिया कि ये 19वीं शताब्दी के अंत में जो निष्क्रिय गैसीय तत्व खोजे गए, जैसे कौन से तत्व खोजे गए, नियान, हीलियम, नियान, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैसों की तत्वों की खोज हुई, तो उनको क्या किया गया, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में बिना कोई व्यवधान उत्पन्न किए शून्य समूह का निर्माण किया। सबसे दाहिनी ओर शून्य समूह बनाया और उसमें इनको रख दिया गया, ठीक है, और निष्क्रिय गैसीय जितने थे रख दिए। तो कहने का मतलब इनके 3 प्रमुख विशेषताएं थी। क्या है, जल्दी जल्दी में एक बार देख लीजिए। आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, इसलिए उन्होंने कुछ तत्वों के द्रव्यमानों का पुनः जांच करके दुरुस्त किया। और उदाहरण के तौर पर जैसे बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 14.09 से बदलकर 9.4 किया, ठीक है। इसी तरह से उनका दूसरा कारण ये बता सकते हैं, विशेषता, कि मेंडलीव के समय तक न खोजे गए तत्वों के लिए उन्होंने 3 स्थान रिक्त छोड़े थे, और नज़दीकी तत्वों के आधार पर उनके नाम क्रमशः एका बोरान, एका एमोनियम और एका सिलिकॉन रखा था। साथ ही साथ उनके परमाणु द्रव्यमान 44, 68 और 72 होंगे, ऐसा दर्शाया था। खोज के पश्चात उनके नाम क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखे गए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो गुणधर्मों की प्रागुक्ति की गई थी वो सही पाए गए, ठीक है। इसके बाद तीसरा उनका जो है विशेषता बता सकते हैं कि बाद में खोजे गए, या 19वीं शताब्दी के अंत में दिया पुस्तक में, चाहे वो कहो चाहे बाद में कहो, बाद में खोजे गए निष्क्रिय गैसीय तत्व जैसे हीलियम, नियान, आर्गन को आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी में बिना कोई परिवर्तन किए उसको शून्य समूह में रख दिया गया। आवर्त सारणी के सबसे दाहिनी ओर स्थित शून्य समूह में रखा गया। अब आ जाते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी की विषमताएं। जिस तरह से उन्होंने कुछ विशेषताएं मिली, उसी तरह से उनकी सारणी को बाद में अध्ययन करने से कुछ पता चला कि खामियां भी हैं, यानी कमियां भी हैं। उनकी कमियों को जरा देख लीजिए, कौन कौन से कमियां थी। जैसे पहला ये कोबाल्ट था, निकिल, इन तत्वों को पूर्णांक द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान क्रमांकों के विषय में मेंडलीव आवर्त सारणी में संदिग्धता थी। कोबाल्ट और निकिल, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का पूर्णांक जो दशमलव है वो तो दशमलव में रहता है, कुछ पूर्णांक, दोनों के पूर्णांक सेम होने के कारण इनको कहाँ रखा जाए, मतलब उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो पहले किसको रखा जाए वो संदिग्धता थी, क्योंकि वहाँ पे पूर्णांक नंबर ही लिखा जा रहा था। तो इनको दिक्कत ये आई कि कौन सा पहले लिखा जाए, एक संदिग्धता थी। दूसरा इनका था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रतिपादन करने के बहुत समय बाद समस्थानिकों की खोज हुई, यानी मेंडलीव के समय समस्थानिक नहीं खोजे हुए थे। जब समस्थानिक बाद में खोजे गए तब उनके रासायनिक गुणधर्म समान परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या भिन्न भिन्न होने के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान किस प्रकार दिया जाए चुनौतीपूर्ण रहा। उसमें 2 समस्या आई, एक तो उनके रासायनिक गुणधर्म तो समान थे लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न थे, यानी मतलब परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा जाए तो उनको अलग अलग जगह रखा जाए, और अगर रासायनिक गुण को देखा जाए गुणधर्म को तो एक ही जगह रखना चाहिए। अर्थात ये चुनौती बनी रही कि उसका स्थान कहाँ दिया जाए, ये निश्चित नहीं कर पाए। तीसरा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दी। कहने का मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं थी, एक के बाद 2, 3, 4 ऐसा नहीं था, बीच बीच में गैप था। जैसे 2 भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी इसका अनुमान लगाना मेंडलीव की आवर्त सारणी के
हिसाब से संभव नहीं था। जैसे एक का परमाणु द्रव्यमान 11 है तो दूसरे का उधर आ गया 14, तो बीच में जो स्थान खाली है उसमें और तत्व आएंगे नहीं आएंगे, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्लियर नहीं था। कहने का मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी, बीच बीच में गैप था, क्रम से नहीं था, 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रम से नहीं था, बीच बीच में गैप था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ये दिक्कत था। इसके बाद हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई थी। उसका कारण क्या था कि हाइड्रोजन यह जो है तत्व 7 समूह यानी हाइलोजन ग्रुप से भी समानता दर्शाता है, साथ ही साथ प्रथम समूह यानी क्षारीय धातुओं के साथ भी समानता दर्शाता है। मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो हाइलोजन के साथ, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के साथ उसका अणुसूत्र सेम है, जिस तरह से हाइड्रोजन का H2 है उसी तरह से फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, उनके अणुसूत्र मिल रहे हैं। और क्षारीय धातु के साथ जाएंगे तो उनके जो यौगिक तैयार होते हैं वो क्षारीय धातुओं के यौगिकों के समान ही होते हैं, हाइड्रोजन के भी। तो यहाँ पर दोनों में समानता देखी गई। इससे उनके स्थान को, हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं किया जा सका कि कहाँ पर इसको स्थान दिया जाए। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन जैसे हाइलोजन समूह में स्थान दिया जाए या सोडियम पोटेशियम जैसे प्रथम समूह के क्षारीय धातुओं के साथ उनका स्थान दिया जाए, ये अनिश्चितता बनी हुई थी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर इधर सारणी एक देखेंगे तो इधर सारणी पीछे बनाया है, उसमें दिखाया है क्या, अगर हाइड्रोजन के हाइलोजन समूह के साथ देखेंगे यौगिक तो कैसा बन रहा है, और उसी को सोडियम के साथ देखेंगे तब उसका कैसा यौगिक बन रहा है। अब हाइड्रोजन के साथ देखिए यौगिक बन रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ठीक उसी तरह से देखोगे तो सोडियम के साथ भी बन रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड। कहने का मतलब हाइड्रोजन का मेल किससे खा रहा है, सोडियम से, और हाइड्रोजन सोडियम दोनों एक ही समूह के तत्व हैं यानी क्षारीय धातुएं हैं। तो ये क्षारीय धातुओं के साथ इनकी समानता है। अब दूसरी सारणी में दिया है हाइलोजन के साथ भी देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के बारे में दिया तो हाइड्रोजन के साथ इसका हाइड्रोजन के साथ सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड। उसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन के साथ अगर क्रिया कर रहा है सोडियम तो सोडियम क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया कर रहा है तो हाइड्राइड, क्लोरीन के साथ कर रहा है तो क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो ये इसका अणुसूत्र बन रहा है CH4, हाइड्रोजन के साथ H4 आ रहा है तो क्लोरीन के साथ भी Cl4 आ रहा है। ठीक है, ये मेथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसी तरह से जो है समानता दर्शाने वाले चार्ट हैं। कहने का मतलब कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, कि अनिश्चितता बनी रही कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, हाइलोजनों के साथ रखा जाए या फिर क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाए। ठीक है, इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताओं में 4 पॉइंट दिया गया है। ये चारों पॉइंट को आप इजली जो है लिख सकते हैं पुस्तक से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव की जो है आवर्त सारणी की विशेषताएं और विषमताएं। इसके पहले बताया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी की संरचना। अब हम देख लेते हैं आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे अगर दिखता होगा तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करना है, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में चलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को पेपर पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि सारणी के लिए फिर बार बार यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। आ जाते हैं सारणी में। ठीक है, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके आधार पर जो है क्वेश्चंस को करेंगे जैसा भी होगा। तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया दूसरे पेज पर, वहाँ से इसको इजीली कर लेते हैं। जैसे देखिए पहले हमको कौन सा फार्मूला बनाना है, सोडियम का। तो सोडियम देखिए कहाँ आ रहा है, सोडियम यहाँ पर प्रथम समूह में आ रहा है। थोड़ा समूह नहीं दिख रहा, समूह देख लीजिए, ये प्रथम समूह का है। तो इसका फार्मूला क्या दिया है, R2O, तो यानी सोडियम का बन जाएगा क्या, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन देखिए, तो सिलिकॉन कहाँ पर है, सिलिकॉन यहाँ पर है चौथे में। इसका फार्मूला कौन बन रहा है, RO2, तो इसका बन जाएगा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है,
फिर आगे आते हैं तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम देखिए कहाँ है, यहाँ पर सेकंड ग्रुप में है, तो ये हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आगे जाते हैं कार्बन में, तो कार्बन यहाँ पर है, इसका फार्मूला कौन सा है, RO2, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 2 है। इसी तरह से रुबिडियम के पास जाएंगे, रुबिडियम को खोजेंगे कहाँ है, तो रुबिडियम देखिए यहाँ पर है, ये प्रथम समूह का तत्व है, तो इसका फार्मूला कौन सा बन गया, R2O, तो ये हो जाएगा रुबिडियम ऑक्साइड। ठीक है, रुबिडियम ऑक्साइड के बाद फिर इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं हम, तो कौन सा है, फास्फोरस। फास्फोरस देखिए यहाँ पर है, ये इधर का है, तो इसका जो है स्वरूप क्या है, P2O5। इसी तरह से ये R2O5, तो यहाँ पर क्या है, R की जगह P है, तो ये हो जाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसी तरह से बाकी बेरियम वगैरह खोज के कर लेंगे। फिर आ जाते हैं इसमें हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में देखिए तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा C कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका फार्मूला हाइड्रोजन के साथ क्या है, RH4, तो ये क्या बन गया, CH4 यानी मीथन। S के साथ देखिए तो S के साथ जो है इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, सल्फर के साथ ये यहाँ पर है, तो R की जगह जो है कहाँ पर हो जाएगा, S, सल्फर के लिए ले रहे हैं, तो ये S2 नहीं होता बल्कि क्या होता है, इसको उल्टा लिखेंगे S2S, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से Br ब्रोमीन, ब्रोमीन देखिए कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का देखिए क्या है, RH, तो ब्रोमीन H की जगह क्या लिखेंगे, HBr, ये R की जगह क्या है, ब्रोमीन, इसको उल्टा लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। इसी तरह से AS आर्सेनिक का दिया है, यहाँ देखिए है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का कौन से में है, ये फार्मूला बनेगा, तो AsH3 कौन सा बन जाएगा इसका, AsH3, R की जगह पे जो है AS हो गया, AsH3 अर्साइन। इसी तरह से F खोजेंगे, तो F देखिए यहाँ पर है, तो इसका सिंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा, HF हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो है कर लेंगे। अब अगर इसका जो कर लिया तो फिर इस तरह से देख लीजिए, पूरा जो है हमने लिख दिया है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।